नमस्ते। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही दिलचस्प फैसले पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा फैसला जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर एक आम घरेलू झगड़े और कानूनी तौर पर जिसे क्रुअल्टी कहते हैं, उसके बीच की वो महीन सी रेखा, वो लकीर है क्या। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो लाइन है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। मतलब देश की सबसे बड़ी अदालत इस नतीजे पर आखिर पहुंची तो पहुंची कैसे? अच्छा, तो इस फैसले को ठीक से समझने के लिए हमें उस केस की तह तक जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। एक कहानी जिसमें एक शादी है, फिर तलाक की अर्जी है और फिर एक क्रिमिनल कंप्लेंट। तो ये मामला है डॉक्टर ऋषिराज और उनकी पत्नी का। साल 2019 में इनकी शादी हुई और फिर चीजें बिगड़ने लगी और बात इतनी आगे बढ़ गई कि कानूनी कार्रवाइयों का एक पूरा सिलसिला शुरू हो गया। और देखिए, इसमें सिर्फ पति पत्नी ही नहीं, बल्कि पति के माता पिता और उनकी बहन को भी आरोपी बना दिया गया। आप जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। इसमें एक चीज बहुत बहुत जरूरी है और वो है टाइमिंग। पति ने तलाक की अर्जी डाली मार्च 2021 में और पत्नी ने क्रिमिनल शिकायत कब दर्ज कराई? मार्च 2022 में, यानी पूरे 1 साल का गैप। ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर पति के माता पिता के खिलाफ इस केस को रद्द क्यों किया? क्या वजहें थी? चलिए कोर्ट के 3 बड़े तर्कों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और अहम कारण, कोर्ट ने कहा कि जो आरोप लगाए गए थे वो बहुत ही जनरल और ऑमनीबस थे, मतलब गोलमोल किस्म के। बस ये कह देना कि ससुराल वालों ने परेशान किया, ये काफी नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि किसने, कब, कहां और कैसे परेशान किया। बिना इन खास डिटेल्स के क्रिमिनल केस आगे नहीं बढ़ सकता। और इसी पहले पॉइंट से जुड़ा है कोर्ट का दूसरा तर्क। ये एक लीगल प्रिंसिपल पर आधारित है जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी या समानता का सिद्धांत। अब इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि अगर एक जैसे मामले में एक जैसे आरोप झेल रहे लोगों के साथ आप अलग अलग बर्ताव नहीं कर सकते। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक इसी बात को पकड़ा। उन्होंने कहा कि देखिए, जो आरोप ननद पर लगे थे बिल्कुल वही आरोप सास ससुर पर भी थे, कोई फर्क नहीं। तो जब पटना हाई कोर्ट ने ननद के खिलाफ मामला रद्द कर दिया, तो फिर उन्हीं आरोपों पर सास ससुर के खिलाफ केस चलने क्यों दिया? ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। यहीं पर कोर्ट को विसंगति नजर आई। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी तर्क पर। याद है मैंने कहा था कि वो 1 साल का गैप याद रखिएगा। देखिए, वो बात अब यहाँ काम आ रही है। कोर्ट ने इस 1 साल की देरी पर ध्यान दिया और कहा कि इससे ऐसा लगता है कि ये एफआईआर शायद एक काउंटर ब्लो हो सकती है। मतलब पति ने तलाक का केस डाला तो उसके जवाब में ये शिकायत दर्ज की गई। तो ठीक है, ये तो हुई इस केस की बात। लेकिन अब जरा इस एक केस से बाहर निकलकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं है। इसके केंद्र में है इंडियन पीनल कोड का एक बहुत ही पावरफुल और उतना ही कंट्रोवर्शियल सेक्शन 498A। देखिए, सेक्शन 498A को एक बहुत ही नेक और जरूरी मकसद से बनाया गया था। इसका सीधा सा उद्देश्य था शादीशुदा महिलाओं को दहेज के लिए होने वाले उत्पीड़न और किसी भी तरह की क्रूरता से बचाना। ये कानून दहेज जैसी एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए एक अहम हथियार है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी महिला अपने ससुराल में, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, किसी भी तरह की प्रताड़ना का शिकार ना हो। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है इस कानून का दुरुपयोग। ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद अदालतों ने कई बार कई केसेस में इस पर चिंता जताई है, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट की इस एक लाइन से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। तो सवाल ये है कि इस पूरे फैसले का आखिर मतलब क्या है? इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? दरअसल ये सब कुछ एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने की कोशिश है। इस फैसले से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि अब अदालतों को बहुत सावधानी से क्रूरता के ठोस और खास आरोपों और जो आम वैवाहिक झगड़ों से पैदा होने वाले जनरल आरोप हैं, उनके बीच फर्क करना होगा। तो संक्षेप में कहें तो ये फैसला 3 बातों पर जोर देता है। पहली, कि आरोप स्पेसिफिक होने चाहिए, गोलमोल नहीं। दूसरी, कि कानून सब पर एक समान लागू होना चाहिए। और तीसरी, कि केस के पूरे संदर्भ को, जैसे कि शिकायत की टाइमिंग को भी ध्यान में रखना जरूरी है। मतलब साफ है,
मकसद कानून को कमजोर करना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि असली पीड़ितों को इंसाफ मिले और बेगुनाहों को झूठे आरोपों से बचाया जा सके। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। कोई भी कानून एक ही समय में कमजोरों के लिए एक जरूरी ढाल और निजी झगड़ों में एक खतरनाक हथियार दोनों कैसे हो सकता है? और यहीं पर किसी भी न्याय व्यवस्था की असली परीक्षा होती है, ये सुनिश्चित करना कि सुरक्षा के लिए बना कानून बदले का हथियार न बन जाए।